हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 10 और 11 मई को बिहार माइंस इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास। गिन चुन के मान लीजिए 10 दिन बचे हैं, मतलब जो मेहनत करने वाला है। बाकी तो 10 दिन में आप क्या ही कर लोगे, है ना। तो वही चीज है। तो आज के पेपर में हम देखेंगे, पेपर थर्ड है माइंस एक्ट। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे माइंस एक्ट है, कुछ 9-10 माइंस एक्ट है ना। तो आपको क्या है कि इसका वीडियो आपको कहीं मिल नहीं रहा है। आप गूगल पे कितना भी सर्च कर लो, लेकिन ये है कि दैट जो है माइंस एक्ट लिखा हुआ है, आप उसको कितना पढ़ोगे। अगर हम इसको पूरा समझाने बैठ जाएं तो हमें लगता है कि अगला जन्म लेना पड़ेगा हमको उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, हम स्टिक टू पॉइंट रहेंगे। ठीक है, कि मतलब ये नहीं कि सब पढ़े जा रहे हैं एक दिन। इतना कोई नहीं पढ़ सकता और ना इतना कोई याद कर सकता है। ठीक है, आपको एक दिन बेसिक पॉइंट देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकता है एग्जाम में, है ना। तो पेपर थर्ड से हम लोग माइंस एक्ट देखेंगे। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा सरोज। आज की वीडियो में पेपर थर्ड में माइंस एक्ट में हम पर्टिकुलर बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट 1914 देखेंगे। इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जोड़ना चाहते हैं तो फटाफट वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करिए। वीडियो को देखते देखते लाइक ही करना है, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट हम देखेंगे 1914 में जो पास किया गया था। ठीक है, तो एक्ट नंबर क्या है, 4 ऑफ 1914। तो बिहार एंड उड़ीसा एक्ट नंबर 4 ऑफ 1914 है ये। इसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड इन उड़ीसा एंड बिहार। ठीक है, ये हो रहा है ना। देखिए जो भी पब्लिक डिमांड्स है ना, उसको रिकवरी के लिए यहाँ एक लॉ पास किया गया है बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, बिहार और उड़ीसा दोनों में ही एक यहाँ पे एक्ट पास किया गया है। उसमें क्या ये बात करते हैं कि ऐसा लॉ को हम अमेंड कर देंगे जो किससे रिलेट करता है, पब्लिक का जो भी डिमांड्स होगा उसको रिकवरी कैसे हम करेंगे, है ना। इसके लिए जो है यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया है। और क्या बोल रहा है, वेयरएज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रिपब्लिक रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड इन बिहार एंड उड़ीसा। पब्लिक डिमांड से रिलेटेड जो भी रिकवरी है उससे रिलेटेड अगर लॉ है तो उसको हम अमेंड कर देंगे। ठीक है, वो पक्का कर देते हैं सरकार। आगे क्या है, एंड वेयर एज द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल हैज बीन ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 टू पासिंग ऑफ दिस एक्ट 55 एंड 52 वर्डिक्ट C14 इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। यहाँ पे क्या है कि जब गवर्नर जनरल यहाँ पे ऑप्टेन किया गया तो उसमें क्या है, प्रीवियस सैंक्शन यहाँ पे लगाया गया था। ठीक, किस सेक्शन में, सेक्शन 5 के इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। फिर पास किया गया किस एक्ट को, एक्ट 55 और 52 को पास किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्रीलिमिनरी पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे, प्रीलिमिनरी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइटल होता है, कमेंसमेंट होता है, एक्सटेंट होता है। जो भी ब्लू कलर से टिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914। जैसे कि ये अब समझ में आ रहा है कि इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, बिहार एंड पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द गवर्नमेंट में अपॉइंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये कब फोर्स में आया, ऑफिशियल गजेट में एक नोटिफिकेशन में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट को, तब ये फिर ये जो एक्ट है इसको पास किया गया, ये फोर्स में आया यानी लागू किया गया इसको। नेक्स्ट, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंगूर एंड सांबलपुर। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये जो है कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू किया गया है। तो ये कहता है कि बिहार और उड़ीसा में जो है सब जगह लागू है ये। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, मतलब बिहार और उड़ीसा में पूरी तरीके से लागू है ये, सिर्फ कौन सा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंगुल एंड सांबलपुर, मतलब अंगुल को और सांबलपुर को छोड़ के सारे ही बिहार और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में ये लागू है। समझ में आया। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये लागू नहीं है, तो अंगुल और सांबलपुर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े सेकंड पॉइंट पे, रिपील। रिपील मतलब क्या होता है, द फॉलोइंग इनैक्टमेंट आर हियर बाय रिपील नेम, किसी भी कानून को औपचारिक रूप से रद्द कर देना। तो यहाँ पे देखिए दो कानून यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या क्या, पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1895, ठीक है, इसको फिर रद्द कर दिया गया। फिर बंगाल पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1897, यहाँ पे क्या था 1895 और 1897 दो एक्ट हैं जिसको रद्द कर दिया गया। अच्छा ये समझ में आया। आगे बढ़े तीसरे नंबर पर, डिफिनीशन क्या है, इसमें क्या डिफिनीशन देता है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनी थिंग रिपंजेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एक्ट में यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा हो सकता है जो ना पसंद हो किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट ही हो। ठीक है, तो आगे क्या क्या लिखा देखते हैं। पहला है सर्टिफिकेट डेप्टर। सर्टिफिकेट डेप्टर मतलब क्या होता है, द पर्सन नेम एज डेप्टर इन अ सर्टिफिकेट फाइल्ड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड एनी पर्सन हुज नेम इज सब्स्टिट्यूटेड और एडेड एज डेप्टर बाय सर्टिफिकेट ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डेप्टर मतलब क्या होता है, जो सर्टिफिकेट
ऋणी हो मतलब कर्जदार हो। तो यहाँ पे ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको हम कर्जदार बोलते हैं सर्टिफिकेट में, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत आएगा, तो उसमें वो पर्सन इंक्लूड होंगे। यानी कि जो पर्सन, जो भी सर्टिफिकेट ऑफिसर होगा, अगर उसने उसका नाम जो है इसमें अंकित कर दिया है कि हाँ भाई वो डेप्टर है, ऐड कर दिया उस सर्टिफिकेट पे, तो उसका नाम हो जाएगा सर्टिफिकेट डेप्टर के तौर पे। ठीक है, समझ में आया। सर्टिफिकेट होल्डर मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑफ पर्सन इन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट हैज बीन फाइल्ड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड एनी पर्सन हुज नेम इज सब्स्टिट्यूटेड और एडेड एज क्रेडिटेड बाय द सर्टिफिकेट ऑफिसर। सर्टिफिकेट ऑफिसर के द्वारा जो है सर्टिफिकेट होल्डर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ भाई आप सर्टिफिकेट होल्डर हो इस एक्ट के अंतर्गत। समझ में आया इतना? उसको नाम जो है एज ए क्रेडिटर ऐड कर दिया जाता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे पॉइंट थर्ड पे, सर्टिफिकेट ऑफिसर। तो यहाँ पे मतलब क्या है? कलेक्टर या फिर सब डिविजनल ऑफिसर एंड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय कलेक्टर। तो कलेक्टर के द्वारा जो भी अपॉइंट किया जाता है, जो भी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है विद द सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर, कमिश्नर के द्वारा कोई सैंक्शन मिली होती है ताकि वो क्या करे? टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफिसर। तो जो भी फंक्शन है सर्टिफिकेट ऑफिसर का उसको परफॉर्म कर सके, यहाँ पे ये मतलब सर्टिफिकेट ऑफिसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ज्वेलरी, बुक्स, टिम्बर, मैंगो ट्रीज, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये सब आ सकता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम कमा के मतलब जिसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। प्रिस्क्राइब मींस मतलब जो रूल्स, जो कानून के द्वारा बना प्रिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, यहाँ पर रूल्स कहा गया है। रूल्स मतलब क्या होता है? रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन शेड्यूल 2 और मेड अंडर सेक्शन 48। तो कानून यहाँ पे बनाया गया है जो कि शेड्यूल सेकंड में है और किस सेक्शन के अंदर है? तो सेक्शन 48 के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखो फीलिंग सर्विस एंड इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट एंड हियरिंग ऑब्जेक्शन देयर, तो लिखा हुआ है मतलब कैसे फील करोगे, सर्विस क्या होता है इसमें, इफेक्ट क्या होता है सर्टिफिकेट का, और ऑब्जेक्शंस को कैसे सुनवाई होती है वो यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ है फिलिंग ऑफ सर्टिफिकेट फॉर पब्लिक डिमांड्स पेबल टू कलेक्टर। ठीक है, तो जो भी सर्टिफिकेट फिल किया जाएगा पब्लिक डिमांड्स के लिए वो किसके पास जाएगा? कलेक्टर के पास जाएगा। When the certificate officer is certified that any public demand payable to the collector is due, he may sign a certificate in this prescribed form stating that the demand is due and shall cause the certificate to be filled in his office. अच्छा, तो नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं। पांचवें पे आएंगे रिक्वेजिशन फॉर सर्टिफिकेट इन अदर केसेस। रिक्वेजिशन मतलब होता है डिमांड, किसी भी चीज का आपको डिमांड चाहिए ऑफिशियल ऑर्डर के द्वारा, जैसे मान लो कोई भी सर्टिफिकेट हो गया कोई भी अदर केसेस में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि when any public demand payable to any person other than collector is due to such demand may send to certificate officer a written requisition in the prescribed format, provided that in case of an order formed by liquidator under the Cooperative Society Act 1912, the written requisition shall be sent by the registrar of Cooperative Society Bihar and Odisha. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी पब्लिक डिमांड है उसको अगर हम पे करते हैं किसी भी पर्सन को अदर देन कलेक्टर, मतलब कलेक्टर को ना देके किसी और पर्सन को देते हैं, तो क्या होगा उस केस में? वो पर्सन को कहाँ सर्टिफिकेट ऑफिसर भेजा जाएगा और वहां पे एक रिटर्न रिक्वेजिशन दिया जाएगा, एक अपील करी जाएगी। ठीक है, डिमांड करी जाएगी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। तो इस केस में क्या होगा कि एक ऑर्डर फ्रेम किया जाएगा लिक्विडेटर के अंडर में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत। रिटर्न रिक्वेजिशन शैल बी सेंड बाय द, तो जो रिटर्न रिक्वेजिशन होगा किसके द्वारा सेंड किया जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिहार एंड ओडिशा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी सच रिक्वेजिशन शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड एक्सेप्ट इन सच केसेस एज मे प्रिस्क्राइब शैल बी चार्जेबल विद द फी ऑफ अमाउंट ऑफ रूल बी पेबल अंडर चार्ज कोर्ट फीस एक्ट 1870 in respect of a plan for recovery of sum of money equal to that stated in the requisition as being due। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी ऐसा करके रिक्वेशन यानी कि कोई भी डिमांड है अगर ऐसा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा चाहिए तो उसको साइन किया जाना चाहिए, वेरीफाइड किया जाना चाहिए एक प्रिस्क्राइब मैनर में। तो यहाँ पे कहा जाएगा अगर ऐसा कोई केस है जो जिसमें चार्जेबल मतलब कोई भी चार्ज लगेगा, कोई भी फीस होगी, तो वो जो है पेबल होगा कोर्ट फीस एक्ट 1817 के द्वारा। 1870 के अकॉर्डिंग है उसको पे किया जाएगा। ठीक है, जितना भी फीस उसमें मेंशन होगा। आगे बढ़ेंगे। नोट 1 में क्या लिखा हुआ है, यह इंपॉर्टेंट है। डैमेज अंडर सेक्शन 68 ऑफ द बंगाल टेनेसी एक्ट और सेक्शन 175 ऑफ छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन सर्टिफिकेट फॉर अपीयर्स ऑफ रेंट। ठीक है, नोट 2 क्या है, रिक्वेजिशन मेड इन रिस्पेक्ट पब्लिक डिमांड पेबल टू गवर्नमेंट शैल नॉट बी चार्जेबल विद एनी कोर्ट फी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कोई भी पब्लिक डिमांड में अगर आप कोई अपील करते हो, कोई डिमांड करते हो, है ना, जो कि गवर्नमेंट को पेबल होगा, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको कोर्ट फीस के द्वारा। ठीक है, तो बोर्ड नोटिफिकेशन कितना दिया है एंड डेटेड इतना। ठीक है, तो ये देख लेना, बोर्ड नोटिफिकेशन देख लेना, तो किसके अंतर्गत आपको जो है चार्ज नहीं लगता है अगर आप कोई पब्लिक डिमांड करते हो गवर्नमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट की तरफ। गवर्नमेंट आर ऑल्सो प्लीज टू एक्सटेंड द कंसेशन टू Government are also pleased to extend the concession to the ward states in Bihar and have difficulty in finding the money for purchase of stamps in advance on the aforesaid condition and also on the condition that established should be exempted from prepayment of fee for a given period।
तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मेमो नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार उड़ीसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृपया जो है वो जो कंसेशन जो भी वार्ड्स स्टेट्स हैं बिहार में, उसका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्री पेमेंट करना है ना, कोई भी फी का गिवन पीरियड में आपको करना है तो उसका टाइम पीरियड वो बढ़ा सकता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ये काम कर सकता है कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे स्टेट्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको इतना पेमेंट करना है तो आपको और भी टाइम दिया जाता है अगर कोई भी पब्लिक डिमांड है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते, देखिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, आप वो चीज पढ़ लेना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां पढ़ लेना। ऐसे बताऊंगी मेरे हमसे लग रहा है कि 3-4 घंटा लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट 8 देखो, इफेक्ट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये देख लेना। आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट है फिलिंग ऑफ पिटीशन डिनाइंग लाइबिलिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्टिफिकेट डेप्टर में विद इन 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 7 or where the notice has been not duly served, then within 30 days from the execution of any process for enforcing the certificate present to the certificate officer in whose office the certificate is filled, or to certificate officer who is executing the certificate of petition in the prescribed form, signed and verified in the prescribed manner, denying his liability in whole in part। कोई भी एग्जीक्यूशन करना है, कोई भी प्रोसेस करना है तो कितने दिन पहले करना है? 30 दिन के पहले। जो भी आप सर्विस में हो उसके 30 दिन पहले ही काम ये करना है आपको, सर्टिफिकेट डेप्टर जो होंगे पिटीशन अगर फाइल करना है तो। ठीक है, ये देख लेना आप, ये पूरा पढ़ लेना। आगे तो पूरा पढ़ लेना। पार्ट 3 देखेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। हु मे एग्जीक्यूट सर्टिफिकेट, कौन एग्जीक्यूट करता है सर्टिफिकेट को। सर्टिफिकेट फाइल अंडर सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में बी एग्जीक्यूटेड बाय सर्टिफिकेट ऑफिसर इन हुज द ऑफिस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज फाइल्ड, और द सर्टिफिकेट ऑफिसर टू हुम अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 13 सब डिवीजन 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से कि कौन एग्जीक्यूट करता है सर्टिफिकेट को। तो सर्टिफिकेट सेक्शन 4 में और सेक्शन 6 के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। किसके द्वारा? सर्टिफिकेट ऑफिसर के द्वारा। आगे बढ़े, ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ सर्टिफिकेट टू अनदर सर्टिफिकेट ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन। तो कैसे ट्रांसफर किया जाता है? ये एक सर्टिफिकेट ऑफिसर से दूसरे सर्टिफिकेट ऑफिसर के द्वारा इन द सेम डिस्ट्रिक्ट टू द कलेक्टर ऑफ एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सेम डिस्ट्रिक्ट में होता है या फिर जो भी कलेक्टर होता है अदर डिस्ट्रिक्ट का, उसको यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, उसके अप्रूवल के लिए। आगे बढ़ेंगे, ये सब पढ़ लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, मोड कैसे होता है एग्जीक्यूशन का। Subject to such condition and limitation may be prescribed, a certificate officer may order execution of a certificate by attachment and sale if necessary of any property। यहाँ पे अगर कोई घोटाला करता है, कोई घपला करता है तो वहाँ पे क्या होता है? by arresting the certificate debtor and retaining him in civil prison। तो क्या होता है? जो भी सर्टिफिकेट डेप्टर है उसको अरेस्ट कर लेता है, उसको रिटेन कर देता है सिविल प्रिजन में, सिविल वाले जेल में। ओके, by both of the method mentioned in clause A and B, जो A और B क्लॉज मेंशन है उसमें के द्वारा जो ये मेथड अपनाते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होता है क्लॉज का एक्सप्लेनेशन क्या है? C का, द सर्टिफिकेट ऑफिसर में इन हिज डिस्क्रिप्शन रिफ्यूज एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम अगेंस्ट द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सर्टिफिकेट डेप्टर। ठीक है, तो जो भी सर्टिफिकेट ऑफिसर है अपने डिस्क्रिप्शन में ये रिफ्यूज कर सकता है कि हाँ भाई इसको एक्जीक्यूशन करना है कि नहीं। जो भी सर्टिफिकेट डेप्टर है या जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट ये बात हो रही है एक्जीक्यूट करने की, तो सर्टिफिकेट ऑफिसर जो है वो अपने ही डिस्क्रिप्शन में, अपने ही निर्णय पे उसको रिफ्यूज कर सकता है या फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो सर्टेन सेल्स बाय होम टू बी हेल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ रेवेन्यू पेइंग स्टेट्स और एनी शेयर देयर इन लायबल टू सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट सच सेल में बी हेल्ड आइदर। देखिए कुछ सेल्स हैं वो किसके पास जाते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी रेवेन्यू पेइंग स्टेट है या कोई भी शेयर है तो लायबल है सेल के लिए। इसमें एग्जीक्यूशन में कोई भी एग्जीक्यूशन मतलब करना है सर्टिफिकेट का तो उसके लिए एलिजिबल है वो। तो जो सेल है वो कहाँ पे जाता है? या तो वो जो सेल है किसके द्वारा किया जाता है? बाय द सर्टिफिकेट ऑफिसर या फिर बाय द सर्टिफिकेट ऑफिसर एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट टू रेवेन्यू रोल ऑफिस द स्टेट और शेयर अपार्टेन। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफिसर एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच सच स्टेट्स और शेयर इज सिचुएटेड। Next है provided that in latter case previous notice of the sale shall be sent by the collector to the district on the revenue roll which the state or share is borne. Next है interest cost and charge recoverable. There shall be recoverable in the proceeding in execution of every certificate filed under this act. ये देख लेना आप क्या क्या है इसमें रिकवरी एक्ट दिया हुआ है, क्या क्या है कोस्ट और चार्जेस क्या क्या दिए हैं। ये देखने के बाद यहाँ पे देखो द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ वारंट्स एंड अदर प्रोसेस एंड ऑल अदर प्रोसीडिंग टेकन और रियलाइजिंग द डिमांड। तो यहाँ पे देख लेना ये जो सर्विस है नोटिस का ये सेक्शन 7 में दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट देखेंगे, प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट। जो कोई भी प्रॉपर्टी जिसका सर्टिफिकेट का एग्जीक्यूशन कराना है तो लायबल है अटैचमेंट और सेल के लिए। ठीक है, तो किस पॉइंट को देखना है हमें? द फॉलोइंग प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट नेमली लैंड, हाउस और अदर बिल्डिंग गुड्स, मनी
बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स। तो ये सब के अंडर में जो है ये क्या कर जाएगा, ये इसका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सक्यूट कर दिया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। इस एक्ट का नाम क्या है, लैंड, हाउस और बिल्डिंग, ये सब लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स ऑफ अदर सिक्योरिटी फॉर मनी, डेब्ट, शेयर, इनकॉर्पोरेशन सेव एज हियर इन आफ्टर मेंशन ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी। सारा प्रॉपर्टी का बात किया गया इसमें। नोट क्या है, अंडर सेक्शन 21A, B and 33 of the Bengal Settled States Act 1904, immovable property, security and heirlooms forming part of an estate settled under the act can be sold under the certificate procedure with special sanction of the state government। तो यहाँ पे लिखा हो कि इस सेक्शन के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत, 2 का 1A and B of 33 and Bengal Settled State Act 1904। तो 1904 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत कौन सा सेक्शन, 21A and B। ठीक है, तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटीज हैं एंड हेयर लूम्स हैं, तो एक पार्ट है स्टेट सेटल का, ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत। तो क्या होगा, ओनली बी सोल्ड अंडर सर्टिफिकेट प्रोसीजर। तो ये जो है ये बेचे जा सकते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोसीजर के अंतर्गत विद स्पेशल सैंक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्पेशल सैंक्शन मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तभी ये बेच सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दैट द फ्लोइंग पर्टिकुलर शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट और सेल नेमली। यहाँ पे लिखा हुआ है नेसेसरी वियरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल्स हो गया, बेड, वेडिंग सर्टिफिकेट, डेप्टर, हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड सच पर्सन ऑर्नामेंट्स इन अकॉर्डिंग विद रिलीजियस यूसेज कैन नॉट बी पार्टेड विद बाय एनी वुमन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें लाइबल नहीं है। तो ये जो अटैचमेंट होगा या जो भी सेल होगा इसमें क्या लाइबल नहीं होगा वो आप देख लेना। टूल्स ऑफ आर्टिजन्स लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेना, और हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अ मेयर राइट टू sue for damages, any rights of personal services यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद स्टीपेंड्स एंड ग्रेटिट्यूड्स अलाउड टू पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट और पेबल आउट ऑफ एनी सर्विस फैमिली पेंशन फंड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट इन द बिहाफ ऑफ पर्टिकुलर पेंशन। पेंशन के बारे में बात हो रहा है, अलाउंस के बारे में बात हो रही है, बीइंग लेस देन सैलरी ओके ऑफ एनी पब्लिक ऑफिसर और एनी सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी व्हाइल एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। तो अलाउंस की बात करें, बीइंग लेस देन सैलरी। ठीक है, अलाउंस की बात हो रहा है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर है या कोई भी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट या रेलवे कंपनी में है या कोई भी लोकल अथॉरिटी है, तो अगर वो एब्सेंट हो जाता है अपनी ड्यूटी से तो क्या अलाउंस मिलेगा, ये बात हो रहा है। सैलरी और अलाउंस इक्वल टू सैलरी ऑफ एनी सच पब्लिक ऑफिसर और सर्वेंट एज इज रिफर्ड टू इन क्लॉज H व्हाइल ऑन ड्यूटी टू द एक्सटेंट ऑफ। देखो यहाँ पे सैलरी और अलाउंस की बात हो रही है कि वो इक्वल ही होता है पब्लिक ऑफिसर्स के हिसाब से, ठीक है, जो कि क्लॉज H में मेंशन है। नेक्स्ट है होल ऑफ सैलरी वेयर द सैलरी डज नॉट एक्सीड 20 रुपीज मंथली। यहाँ पे लिखा हुआ 20 रुपीज मंथली व्हेन द सैलरी एक्सीड 20 रुपीज एंड डज नॉट एक्सीड 40 रुपीज मंथली। यहाँ पे चीजें लिखी है, पढ़ लेना। पैसे के बारे में, वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। यहाँ पे द पर्टिकुलर मेंशन क्लॉज G, H, I, J and O are exempt from attachment or sale whether before or after they are actually payable। तो जो पर्टिकुलर मेंशन क्लॉज है, देखो G, H, I, J and O में उसको एग्जेम्प्ट करके रखा गया है अटैचमेंट और सेल में। ठीक है, मैंने अटैचमेंट और सेल का जो काम होगा उससे ये इसको क्लॉज को अलग रखा गया, एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। ठीक है, देखो जो पेबल है उनको पहले या फिर बाद में, तो उनको उनसे जो है इसको हटा के अलग रखा गया है। ठीक है, नथिंग इन सेक्शन शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स। तो ये सब देख लेना। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या लिखा होगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है एक स्पेशल ऑर्डर पब्लिश करता है लोकल ऑफिशियल गजेट में, उसमें ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी पोर्शन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है या कोई भी क्लास एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करता है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, ये जो भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, जो भी जिनका अभी का पेंडिंग है और बाद में ड्यू है उनका कि भाई वो उनका हार्वेस्ट क्या कब होगा नेक्स्ट, तो वो सब के लिए सपोर्ट करता है सरकार। और यहाँ पे उन लोगों को एग्जाम करके रखा गया है इस अटैचमेंट और सेल से। ठीक है, याद रखिएगा। पेमेंट ऑफ मनी की बात हो रहा है, कॉन्ट्रैरी टू अटैचमेंट टू बी वायर्ड where an attachment has been made in execution of certificate any payment to the certificate debtor of any debt। तो देखो पॉइंट 20 में क्या दिया, पेमेंट ऑफ मनी contrary to attachment to be void any payment of the certificate। जो भी पेमेंट होगा सर्टिफिकेट डेप्टर के कोई भी पेमेंट होगा अगर सर्टिफिकेट डेप्टर का या कोई भी डेब्ट होगा उसका, कोई भी मनी यानी जो कि कॉन्ट्रैरी हो अटैचमेंट या फिर सेल से, उसको नल एंड वर्ड घोषित कर दिया जाएगा। समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, आगे इन्वेस्टिगेशन बाय सर्टिफिकेट ऑफिसर, कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है उसको पढ़ लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, एविडेंस टू बी एड्यूस्ड। एविडेंस टू बी एड्यूस्ड यानी क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर मस्ट एड्यूस एविडेंस टू शो दैट एट द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 7 इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात अगर केस आ जाए तो उस केस में क्या होगा, एट द डेट ऑफ सर्विस किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 7 में। फिर क्या है, एट द डेट ऑफ अटैचमेंट ही हैड सम इंटरेस्ट और वाज पोजेस्ड ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड। 23 है, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट और सेल वेयर अपॉन द सेड इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेट ऑफिसर सर्टिफाइड दैट फॉर द रीजन स्टेटेड इन द क्लेम ऑब्जेक्शन टू प्रॉपर्टी वाज नॉट। यहां पे लिखा है रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट और सेल
प्रॉपर्टी कैसे रिलीज किया जाएगा, अटैचमेंट और सेल से अगर रिलेटेड है तो। In the position of certificate debtor or some person in trust for him or incumbency obtained or the person paying rent to him or that being in the position of certificate debtor at the said date। अच्छा, पॉइंट 24 क्या है, disallowance of claim to property attached। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि disallowance of claim to property attached। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए आप क्लेम करते हो तो वहां पे आपको डिसअलाउंस मिल सकता है सर्टिफिकेट ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रस्टी नहीं है आपका, कोई भी अदर पर्सन ट्रस्टी नहीं है जो इसमें कहे कि हाँ आपका कोई भी अकाउंट होल्डर नहीं है उसमें, तो इसमें हो सकता है कि आपको डिसअलाउंस मिल जाए, ठीक है। आगे 25 सेविंग ऑफ सूट्स टू एस्टैब्लिश राइट टू अटैच प्रॉपर्टी। तो सेविंग कैसे करेंगे सूट्स का, वेयर अ क्लेम और एन ऑब्जेक्शन इज प्रिफर्ड द पार्टी अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज मेड मे इंस्टीट्यूट अ सिविल मे इंस्टीट्यूट अ स्वीट may institute a suit in a civil court to establish the right which he claimed to the property of in dispute। कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट में है तो वहां पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कहा जाएगा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है जिसके खिलाफ क्लेम है तो उसमें क्या डिस्प्यूट होगा, कैसे प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं, ये सब सारी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ। 25 नंबर पढ़ लीजिएगा। आगे 26 पढ़ते हैं परचेजर टाइटल। तो परचेजर यानी जो खरीदता है उसका टाइटल क्या है, वेयर प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट देयर शैल वेस्ट इन द परचेजर मेरली द राइट title and interest of the certificate debtor at the time of sale even though the property itself be specified। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ते जाना आपको। जहां पे सेक्शन की बात हो रही है, कहीं पे आर्टिकल दिया या क्लॉज दिया, वो सबको ध्यान में रखते रहना है। notwithstanding anything contained in subdivision section 1 in area in which chapter 14 of the Bengal Tennessee Act 1885 in force where tenure or holding sale in execution of certificate for arrears of rent due to in respect। अरे बाप रे, इतना लिखा हुआ है कि मतलब आप पढ़ के आपका दिमाग ही खराब हो जाए। ठीक है, बताऊं मैं क्या सोच रही हूँ। तो चैप्टर 14 याद रखना, ठीक है, किसका, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 का। उसमें क्या है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन। तो कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं होता इसके साथ अगर सब सेक्शन 1 में, किस एरिया में, चैप्टर 14 में बंगाल टेनेसी एक्ट की। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड एज फॉलोज, ये पढ़ लेना आप। द पावर टू एनिमल शैल बी एक्सरसाइजेबल ओनली इन मैनर डायरेक्टली अंडर द चैप्टर। चैप्टर्स दिए हुए हैं इन एरिया इन द छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 इज इन फोर्स। क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेना, टेनेसी क्या है। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर पे, वेयर द सर्टिफिकेट होल्डर is co-sharer, where the certificate holder is co-sharer landlord and certificate is for his share of rent only and the provision of subsection 3 and 4 shall not apply। तो सेक्शन 3 और 4 अप्लाई नहीं होता है। जो सर्टिफिकेट होल्डर है अगर वो को-शेयर लैंडलॉर्ड है और जो सर्टिफिकेट है वो किस लिए शेयर कर रहा है, रेंट के लिए सिर्फ, तो जो सब सेक्शन है 3 और 4 वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सब सेक्शन 3 और 4 देख लेना आप लोग। Notwithstanding anything contained in subsection 1, whereas any state is sold in pursuance of section 98 of the Cess Act 1880, Bengal Act 9 of the 1880। ठीक है, तो ये देख लेना क्या होता है यहाँ पे अगर सब सेक्शन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, सब सेक्शन में अगर नहीं दिया हुआ 1 में तो क्या होगा, आगे देखना। अच्छा, in the case of sale of one or more share, acquire the share subject to all encumbrance। In the case of sale of entire estate, acquire the estate free from all encumbrance with the following exception, namely the Marier and Mukarari tenures which have been held at the fixed rent from the time of permanent settlement। Secondly, the tenure existing at the time of permanent settlement which have not been held at the fixed rent। तो रेंट की बात हो रही है, क्या क्या नहीं दिया जाता। थर्डली फोर्थली लिखा हुआ टेन्योर देख लेना आप। प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन क्या दे, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजो व्हेन देयर इज अ सेपरेट अकाउंट फॉर द स्टेट ऑफ बिहार इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर ऑफ एन स्टेट व्हिच हैव बीन वेस्टेड इन द स्टेट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ बिहार लैंड Reforms Act 1950, Bihar Act 30 of 1950, the expression entire state shall not include the share or interest which have no vested in the state, and expression the other state other recorded share or share on the over more than them shall not include in the state of Bihar। तो कौन से लोग स्टेट में और बिहार में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्पस के लिए अगर आप सेपरेट अकाउंट बनाते हो स्टेट ऑफ बिहार के लिए, ताकि आप कोई भी शेयर जो है स्टेट का वो लगा सको, वेस्ट लगा सको स्टेट में, तो इस प्रोविजन के अंतर्गत तो जो एक्सप्रेशन है वो इंटायर स्टेट का वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा शेयर और इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या करोगे तो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाओगे, पढ़ लेना इसको। और क्या लिखा है, सूट अगेंस्ट परचेजर नॉट मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ परचेजिंग बीइंग ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेना इसको। एप्लीकेशन 18 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल और immovable property on the deposit when immovable property has been sold in execution of a certificate, the certificate debtor or any person whose interests are affected by the sale may at any time within the 30 days from the date of sale apply to the certificate officer to set aside the sale on his deposit in। तो 30 दिन याद रखना। यहाँ पे लिखना है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है उसको सोल्ड किया जाता है अगर, ताकि उसका जो सर्टिफिकेट उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, जो सर्टिफिकेट ऑफिसर होगा या फिर कोई भी पर्सन होगा जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट करता है सेल के द्वारा, ठीक है, यानी कि उसका जो पैसा जो सेल कर दिया है उससे अगर कोई भी नुकसान होता है, जो बेचने वाला दिन है उससे
कोई भी टाइम पे आप जो है 30 दिन के अंदर ही अंदर, तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या घपला हुआ बताओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा साधा मतलब समझिए कि जब आप कोई भी चीज व्यापार करते हो या कोई भी चीज सेल करते हो, तो वो क्या क्या आपको चीजें याद रख, क्या क्या चीजें जरूरी है जानना, कि क्या होता है, कौन किसके पास जाना होता है और वहां पे क्या होता है, क्या सजा होती है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ो। आगे बढ़ेंगे। फॉर पेमेंट टू परचेजर एज पेनाल्टी सम ऑफ टू 10% ऑफ द परचेज मनी बट नॉट लेस देन 1 रुपी। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए लिखा हुआ है कि जो परचेजर होता है, फॉर पेमेंट टू द परचेजर, जो पेमेंट होता है परचेजर का, या पेनाल्टी या सम इक्वल टू 10% ऑफ द परचेजर मनी। जो भी परचेज मनी यानी जो भी मनी परचेज करता है वो कितना बराबर होता है, इक्वल टू 10%, 10% का बराबर होता है। ओके, फॉर पेमेंट टू द कलेक्टर वेयर द सर्टिफिकेट इज फॉर पब्लिक डिमांड पेबल टू द कलेक्टर। ठीक है, तो क्या पेमेंट करना पड़ता है कलेक्टर को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें मेंशन है, वो देख लेना आप। Next, where a person makes an application under Section 29 for the setting aside the sale of his immovable property, he shall not, unless he withdraw that application, he entitled to make or prosecute an officer under Section this। यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन 29 में क्या होता है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका सेल हो गया है, तो उसको जो भी एप्लीकेशन उसने दिया है उसको विड्रॉ भी कर सकता है, तो प्रोसिक्यूट कर सकता है। ये इसमें सेक्शन के अंतर्गत दिया हुआ है। 29 में क्या है, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन सर्विस ऑफ नोटिस और इरेगुलरिटी। जो भी इरेगुलरिटी हुई है तो उसके खिलाफ जो है इसमें एप्लीकेशन दिया जा सकता है। 29 में देख लेना। आगे 30, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन द ग्राउंड दैट सर्टिफिकेट डेप्टर हैड नो सेलेबल इंटरेस्ट और दैट प्रॉपर्टी डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है तो जो भी सर्टिफिकेट डेप्टर है तो कोई भी उसको सेलेबल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं इधर टू डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। Whenever assets are released by sale or otherwise in execution of certificate, they shall be disposed of the following manner। तो कह रहा है कि जब भी कोई एसेट्स को रिलीज किया जाता है या फिर सेल के द्वारा या फिर एग्जीक्यूट के द्वारा, सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूट करने के द्वारा, तो क्या डिस्पोज कर दिया जाता है। देयर शैल फर्स्ट बी पेड टू सर्टिफिकेट होल्डर द कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम। तो जो भी सर्टिफिकेट होल्डर है पहले तो उसका पैसा दे दो पूरा। ठीक है, देयर शैल बी इन द नेक्स्ट पेज टू बी पेड सर्टिफिकेट होल्डर द अमाउंट ड्यू टू हिम अंडर सर्टिफिकेट इन एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच एसेट्स वर रिलीज। तो कुल मिलाकर जो है सर्टिफिकेट होल्डर जो है, जो भी सर्टिफिकेट एग्जीक्यूशन हुआ है उसके अंदर ही उसको आपको पूरा मनी जो है रिलीज करना होगा। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर, एप्लीकेशन बाय परचेजर रेजिस्टर और ऑब्स्ट्रक्टिंग इन ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। If the purchaser of any movable property shown in execution of certificate is resisted or obstructed by any person in obtaining possession of the property, he may apply to certificate officer। कोई भी घपला करता है, अगर कोई नहीं पैसा देने से मना करता है या कुछ भी नोटंकी कर रहा है तो आप सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे। देखो, डिस्पोजेशन ऑफ परचेजर। When any person other than certificate or debtor is disposed by the purchaser immovable property which has been told in execution certificate, तो disposition के लिए भी, पोजेशन के लिए, बोनाफाइड क्लेमेंट टू रिस्टोर टू पोजेशन, रिस्टोर करने के लिए भी आप उस पे जो है ऑफिसर के पास मतलब एक एप्लीकेशन भेज सकते हो। ठीक है, ऑर्डर्स कंक्लूसिव सब्जेक्ट टू सूट इन सिविल कोर्ट। एनी पर्सन नॉट बीइंग सर्टिफिकेट डेप्टर against whom an order is made under sections 36, 34, subsection 2 may institute a suit in civil court to establish the right which he claims the present possession of the property, but subject to result of such the order shall be conclusive, arrest, detention and release। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑर्डर कंक्लूसिव सब्जेक्ट टू सूट इन सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में क्या होता है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि सर्टिफिकेट डेप्टर नहीं है जिसके खिलाफ एक ऑर्डर पास किया जाता है सेक्शन 36 और सेक्शन 34 या फिर सब सेक्शन 2 के द्वारा, तो उसको क्या हो सकता है, उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ सकता है। वो एक सूट जो है वो जारी कर सकता है, सिविल कोर्ट जारी कर सकता है टू एस्टैब्लिश द राइट व्हिच ही क्लेम्स टू प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़े। पावर ऑफ द अरेस्ट एंड डिटेंशन का पावर किसके पास है, सर्टिफिकेट डेप्टर मे बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट एट एनी आवर एनी डे एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि जो भी सर्टिफिकेट डेप्टर है यानी जो भी सर्टिफिकेट होल्डर है यानी डेप्टर मतलब कर्जदार है, मे बी अरेस्टेड, हुआ अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अरेस्ट किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट एनी आवर, कभी भी किसी टाइम पे भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 55। सिर्फ जो सेक्शन 56 में प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता, बाकी सबके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। When so arrested shall as soon as practicable be brought before the certificate officer, जब भी इसको अरेस्ट किया जाएगा वो सर्टिफिकेट ऑफिसर के सामने लेके आया जाएगा, और his decision may be civil prison of the district in which the certificate officer ordering the detention exercise jurisdiction। तो जो भी सर्टिफिकेट ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन सी डिटेंशन में इसको डालना है, याद रखना इसको। आगे बढ़ेंगे। रिलीज फ्रॉम अरेस्ट एंड री अरेस्ट, अगर अरेस्ट हो जाते हैं और री अरेस्ट हो जाते हैं, री अरेस्ट करना है तो क्या चीज अपनाना पड़ेगा, द कलेक्टर में ऑर्डर द रिलीज ऑफ सर्टिफिकेट डेप्टर। तो कलेक्टर ये ऑर्डर देता है कि भाई जो सर्टिफिकेट डेप्टर उसको रिलीज किया जाए, है ना, जो कि अरेस्ट कर लिया गया है एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 पे। डिटेंशन एंड इन एंड रिलीज फ्रॉम प्रिजन, एवरी पर्सन डिटेन इन द सिविल पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट मे आल्सो बी डिटेन। जो भी पर्सन सिविल प्रिजन में
एग्जीक्यूट किया गया है सर्टिफिकेट के केस में, तो कब कब रिटर्न किया जा सकता है? वेयर द सर्टिफिकेट इज फॉर डिमांड ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, तो जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके लिए अगर डिमांड कर रहा है कितना, एक्सीडिंग 50 रुपीज, यानी 50 रुपीज से अगर ज्यादा ये डिमांड कर रहा है 6 मंथ के लिए, तो भी रिटर्न किया जा सकता है। यानी अदर केस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स, 6 वीक्स के पीरियड के लिए भी इसको किया जाता है रिटर्न। आगे बढ़ेंगे, सब पढ़ लेना आप। ठीक है, सारे लिखा हुआ है। रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, अगर बीमार है तो उस केस में छोड़ा जा सकता है। आगे क्या है, सर्टिफिकेट डेप्टर रिलीज अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंतर्गत उसको रिलीज किया जा सकता है ये देख लेना, सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 के केस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन एंड पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी अगर किसी वुमेन और पर्सन को, तब क्या होता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट द सर्टिफिकेट ऑफिसर शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ वुमेन एनी पर्सन हु इज इन ओपिनियन इन माइनर और अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी अनसाउंड माइंड है, यानी उसका दिमाग सही, दिमागी तौर पे सही नहीं है, कोई भी पर्सन है, वुमेन है, तो उसको डिटेन नहीं किया जा सकता इस केस में। ठीक है, सिविल प्रिजन में नहीं डिटेन किया जाएगा। पार्ट 4 में रेफरेंस टू सिविल कोर्ट लिया हुआ है, तो सिविल कोर्ट में क्या होता है वो देखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेना सेक्शन 9 में क्या है और सेक्शन 60 में क्या है, ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, विद इन 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 7, ये तो सबसे पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट बाय सिविल कोर्ट। तो क्या कैंसिलेशन हो सकता है सर्टिफिकेट में जब सिविल कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना, पढ़ लेते हैं एक बार। नो सर्टिफिकेट ड्यूली फाइल्ड अंडर द एक्ट शैल बी कैंसिल्ड बाय सिविल कोर्ट एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड नेमली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कोई भी सर्टिफिकेट को यहाँ पे फाइल किया जाता है जो, तो उसको कैंसिल करने का हक सिविल कोर्ट के पास है, अगर ये ग्राउंड रहा तो। ये ग्राउंड क्या रहेगा, ABC देख लेना आप। सेकंड पॉइंट है, नो सर्टिफिकेट ड्यूली फाइल्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी मॉडिफाइड बाय अ सिविल कोर्ट एक्सेप्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड नेमली। कोई भी सर्टिफिकेट को जो फाइल किया जाता है उसको शैल बी मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड किया जा सकता है सिविल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन किस केस में नहीं किया जा सकता है वो देख लेना, लिखा हुआ है, नोट पढ़ लेना है। आगे बढ़ेंगे 45 पे, सू टू रिकवर पोजेशन ऑफ और टू सेट असाइड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन नोटिस ऑफ सर्टिफिकेट नॉट सर्व। 45 पढ़ लेना आप। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो सेक्शन 28 में क्या लिखा हुआ ये पढ़ना। 46 जनरल बार टू जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट से वेयर फ्रॉड्स एलिज, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉड्स क्या होता है, उसमें क्या केसेस हो सकते हैं वो देखना। पार्ट 5 में आपका इफेक्ट्स ऑफ रूल शेड्यूल 2, रूल 2 में क्या दिया है, इफेक्ट्स ऑफ रूल्स। ठीक है, इफेक्ट्स मतलब क्या होता है, प्रभाव, तो जो भी रूल्स का प्रभाव है शेड्यूल 2 में वो पढ़ लेना आप। क्या लिखा है, रूल्स इन शेड्यूल 2 शैल हैव इफेक्ट as it enacted in the body of this act until altered and annulled in accordance with the provision of this part। पढ़ लेना इसको क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम बढ़ेंगे किस पे, उस पे आते हैं हम नीचे। देखो 49 में लिखा हुआ है, पब्लिकेशन इफेक्ट ऑफ रूल्स मेड अंडर सेक्शन 48। पहला है, रूल्स मेड एंड सैंक्शन अंडर सेक्शन 48 शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट shall from the date of publication or from such other date may be specified have the same force and effect as if they have contained in schedule 15। सेकंड पार्ट 4 में, पार्ट 6 में क्या दिया, सप्लीमेंटल प्रोविजन दिए हुए हैं, क्या पढ़ लेना इसको, है ना। पर्सन विद अंडर डिसेबिलिटी तब क्या होगा, और डेथ ऑफ सर्टिफिकेट होल्डर तब क्या होगा, और क्या दिया है, प्रोसीजर ऑन डेथ ऑफ सर्टिफिकेट डेप्टर, जब सर्टिफिकेट डेप्टर का अगर डेथ हो जाता है तो क्या प्रोसीजर को अपनाया जाता है, यहाँ पे पढ़ लेना इसको। सेक्शन 7 देख लेना। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ सन, और क्या होता है वो प्रॉपर्टी किसको मिलता है, बेटे को मिलता है, ये चीज पढ़ लेना इसको यहाँ पे। कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट क्या होता है, कैंसिल कर देना अगर सर्टिफिकेट को, तो सर्टिफिकेट ऑफिसर शैल कैंसिल एनी सर्टिफिकेट द रिक्वेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट होल्डर। तो सर्टिफिकेट होल्डर के द्वारा अगर वो कहा जाता है कि भाई रिक्वेस्ट करता है कि हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो, तो सर्टिफिकेट ऑफिसर इसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफिसर मे कैंसिल एनी सर्टिफिकेट अंडर विच ओनली अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 25 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो 25 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता अगर कैंसिल करना है तो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 70 में मेंशन, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट पूछ सकता है, सब्जेक्ट टू विच लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब द अवार्ड ऑफ एनी कॉस्ट ऑफ इंसिडेंटल टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। कितना पैसा ले रहा है, ये सब जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो देखता है कि कितना पैसा ले रहा है, इतने ज्यादा तो नहीं लिया है। और कंपनसेशन क्या मिल सकता है, जो कि सेक्शन 5 में दिया हुआ, सर्टिफिकेट ऑफिसर जो सेटिस्फाइड है, सर्टिफिकेट ऑफिसर्स के द्वारा देखो क्या कंपनसेशन मिलता है वो देख लेना। और रीइंस्टीट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूट, और ठीक है ये देख लेना। उसके बाद आते हैं सेक्शन 60, 62 और 63 देख लेना, सर्टिफिकेट ऑफिसर के द्वारा क्या होता है यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे डायरेक्ट, यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 18 ऑफ 1850, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये देख लेना आप, कंट्रोल ओवर ऑफिसर्स किससे कंट्रोल होता है। ठीक है, अपील क्या है, अपील क्या होगा। उसके बाद आगे हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो 62 पे रिवीजन क्या होता है, यहाँ पे देखना क्या ऑर्डर पास किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफिसर्स के द्वारा या फिर डिप्टी कलेक्टर के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत। रिव्यू क्या होता है, सेविंग ऑफ अदर एक्ट्स, कैसे सेव करते हैं अदर एक्ट्स को, उसको देख लेना। और एप्लीकेशन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, लिमिटेशन क्या है एप्लीकेशन का ये देख लेना।
उसके बाद हम आ जाएंगे पेनाल्टीज पे। पेनाल्टीज, सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स, किसका किसका सिग्नेचर होता है ये देख लेना। स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट एम्पावर सर्टिफिकेट ऑफिसर टू ऑथराइज मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स बाय रिटन ऑर्डर टू साइन ऑन बिहाफ सर्टिफिकेट ऑफिसर एनी क्लास ऑफ ओरिजिनल नोटिस समन और प्रोक्लेमेशन इशू बाय सर्टिफिकेट ऑफिसर अंडर दिस एक्ट व्हिच आर स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिस के द्वारा ऑफिशियल गजेट में ये मेंशन करता है, सर्टिफिकेट ऑफिसर को ये पावर देता है कि तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम एक मिनिस्ट्रियल पावर के अंतर्गत तुम एक रिटन ऑर्डर साइन कर सकते हो। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट ऑफिसर किसी भी क्लास का कोई भी नोटिस समन्स करना है, प्रोक्लेमेशन करना है, वो सब तुम देखोगे। ठीक है, 69 जो लास्ट है, अमेंडमेंट ऑफ द बंगाल टेनेसी एक्ट 1885, ओडिशा टेनेसी एक्ट 1913 एंड छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 एंड चैप्टर 8A and section 158B, 167, 171, 172 and Bengal Tennessee Act chapter 50 and section 212, 221, 225, 226 में ओडिशा टेनेसी एक्ट, ये सब लिखा हुआ है, ये देख लेना। आर अमेंडेड इन द मैनर टू एक्सटेंड शो इन शेड्यूल 3। तो ये सारा चीज जो है अमेंड किया गया है और क्या बनाया गया, बिहार और ओडिशा अमेंडमेंट एक्ट 1914। ठीक है, तो ये कितने, ये सारे अमेंड किए गए हैं। तो ये एक बार देख लेना कौन कौन से अमेंड किया गया और इसको शेड्यूल 3 में मेंशन किया गया है। ठीक है, आप शेड्यूल 3 में इसको देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ कुछ चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, कुछ ना समझने से बेटर है कुछ चीजें समझ लिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा था, हम पूरा नहीं कवर कर सकते। आप जो है इस पॉइंट को आप देखते जाना, पढ़ लेना, जो भी जहां भी शेड्यूल सेक्शंस दिए गए हैं उसको आप एक बार कॉपी में लिख लेना और उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, बस इतना महत्वपूर्ण है, इसी में से क्वेश्चन तो आ सकते हैं आपके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।